दुल्हन बनना, अपने फेवरेट कलर का लहंगा पहनना, डिजाइनर ज्वेलरी पहनना सभी लड़कियों का सपना होता है। और ऐसा ही कुछ सपना दिव्या का भी था। दिव्या की उम्र शादी की हो गई थी। शादी करने के लायक लड़की की खोज बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। इसी के चलते मिश्रा परिवार का उनके पास रिश्ता आता है और आज लड़के वाले दिव्या को देखने आने वाले थे। बताओ ना मम्मी, ये वाला सूट पहनूं या ये वाला? सूट क्यों पहनना है दिव्या? अरे बेटा, तुम तो घबरा गई। मिश्रायन जी, आप यहाँ? आप तो शाम को आने वाली थी। अभी तो कुछ अरेंजमेंट भी नहीं है, घर भी पूरा बिखरा पड़ा है। हम आपकी खातिरदारी कैसे करेंगे? अरे तो क्या हुआ, एक तो आप अपनी बेटी भी देंगे और ऊपर से खातिरदारी भी करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ लक्ष्मी जी? और दिव्या, तुम क्यों शर्मा रही हो? हाफ पैंट पहना है तो क्या हुआ? मेरी बड़ी बहू भी घर पर हाफ पैंट पहनती है। हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, जो मन में आता है वैसे ही कपड़े पहनती है। आओ बैठो यहाँ। और 10 मिनट में ही रेखा अपनी बातों से सबका दिल जीत लेती है। किसी को महसूस नहीं हो रहा था कि रेखा उनसे पहली बार मिली है। तभी दिव्या अपने मन में सोचती है, यहाँ मैं कौन सा सूट पहनूं, इसकी टेंशन ले रही थी। और आंटी जी को मुझे हाफ पैंट में देखकर भी शौक नहीं लगा। बहुत मॉडर्न ख्याल लगते हैं इनके। हमारी बड़ी बहू तो घर पर सारे तरह के कपड़े पहनती है। अरे पूरे दिन भर कोई गर्मी में कपड़े पहनकर, साड़ी पहनकर घूम सकता है क्या? और वो भी जरूर आती मेरे साथ दिव्या को देखने। लेकिन वो क्या है ना, वो अपनी सहेलियों के साथ गोवा ट्रिप पर गई है। एक बात जरूर कहूँगी रेखा जी, जिस भी लड़की को आप जैसी सास मिल जाएगी ना, उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अरे ये तो आपने बहुत गलत कह दिया लक्ष्मी जी। ये कहिए कि जिसके घर भी दिव्या जाएगी उसके भाग खुल जाएंगे। मैं तो अपनी झोली फैलाकर आपसे दिव्या मांग रही हूँ। और जब लड़के की माँ इतनी हंसमुख और इतनी मॉडल ख्यालातों की होती है तो कौन ही इस रिश्ते को ठुकरा सकता था। दिव्या को प्रेम के घर वाले पसंद आ जाते हैं और दिव्या इस शादी के लिए हाँ कर देती है और दिव्या और प्रेम का रिश्ता पक्का हो जाता है। और अपनी शादी को लेकर दिव्या बहुत एक्साइटेड थी। वो आए दिन कभी किसी से तो कभी किसी से अपने ससुराल वालों की तारीफें करती रहती। शादी के लिए एक्साइटेड दिव्या की जिंदगी में शादी का दिन आ ही जाता है। शादी वाले दिन स्टेज से ग्रे कलर का लहंगा पहने हुए दिव्या उतर ही रही थी कि तभी उसकी सास रेखा का मुंह बन जाता है। अरे ये कैसे फीके से रंग का लहंगा पहन लिया है बहू ने। और तभी रेखा अपनी फेवरेट रसमलाई छोड़कर अपनी बहू के पास जाकर उसे कोने में ले जाकर बोलती है, अरे बहू, हमारे में ये नीले पीले गुलाबी हरे ये हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनती दुल्हन। लाल चटक रंग का लहंगा ही दुल्हनों को पहनाया जाता है और तूने तो बिल्कुल ही सफेद रंग का लहंगा पहन लिया। खैर अब छोड़, तू तैयार हो गई है तो क्या कहूँ, पर आगे से ध्यान रखना, बहुए हमारे यहाँ इस तरह के हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनती। वर्ल्ड बेस्ट सास बनने वाली रेखा आज तो कुछ और ही बातें कर रही थी, आज तो कुछ और ही बोल रही थी। और क्यों ना करती, ये अच्छे बनने वाली लीपा पोती तो सिर्फ रिश्ता होने से पहले तक की थी। जैसे ही लड़की दुल्हन बनी वैसे ही धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। अचानक मम्मी जी को क्या हो गया? शादी की बात होने तक तो वो कितनी मॉडल बन रही थी और आज लहंगे के रंग को लेकर इतना बोल रही है। खैर जो भी हो, इस स्ट्रेस को मैं अपने चेहरे पर नहीं आने दे सकती, वरना खामखा ही फोटो खराब आएगी। तभी वहाँ संजना आती है। अभी तो तुम शादी होकर आई भी नहीं हो, खैर आज तो तुम्हारी शादी है, एंजॉय। ये सब सुनने के बाद आखिर किस दुल्हन की खुशी बरकरार रह सकती थी। अब तो दिव्या की हालत खराब हो रही थी, ये सोचकर कि अब शादी के बाद क्या होने वाला था। किसी तरह से शादी संपन्न हो जाती है और अगली सुबह जब दिव्या अपने कमरे में सो रही होती है तो रेखा उसके कमरे का दरवाजा आराम से खोलती है और आकर कहती है, सो रही हो बहू? मम्मी आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता। अरे इतनी जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रही हो तुम। अगर मैं बाहर जख्मी हालत में चीख भी रही होती ना तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। खैर इस जोरदार खर्राटे के आगे मेरी आवाज कैसे पहुँचती तुम तक बहू? वो मम्मी जी। अरे तूने किस बातों में मुझे फंसा लिया? तू शादी की रस्मों में थक गई होगी। बहू चल तू आराम कर ले। वैसे ध्यान रखना, इस घर में बहुएं 6:30 बजे उठ जाती हैं। इस बात का ख्याल रखना, और कोई बात नहीं है। ठीक है मम्मी जी। वैसे 7 तो बज ही चुके हैं, तो तुम क्या करोगी आराम करके? चलो उठ जाओ और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। अपनी वर्ल्ड बेस्ट सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दिव्या का तो दिमाग ही चकरा जाता है। ये क्या बात हो गई? कहा मम्मी की शादी से पहले मेरे साथ गोवा जाने की बातें कर रही थी और अब 6:30 बजे उठने को कह रही है। और इस सब के बाद ये साड़ी, साड़ी कैसे पहनते हैं? मैं क्या पागल हूँ? बेकार ही खुद को साड़ी में लपेट रही हूँ। सूट तो पहन सकती हूँ ना, सूट पहनकर बाहर चली जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा। नहा धोकर सूट पहनकर दिव्या हॉल में चली जाती है। अपनी बहू को सूट में देखते ही रेखा कहती है, हे प्रभु प्रभु, अरे बड़ी
ही भोली है तू। ऐसे सूट पहनकर घर से बाहर नहीं आते। घर में तेरे ससुर जी हैं, जेठ जी हैं। अच्छा लगता है क्या? अपनी माँ को ये कहते देखकर फौरन गोविंद ये कहता हुआ अंदर चला जाता है। देख कैसे शर्माकर गोविंद अंदर चला गया। अच्छा लगता है बहू, चल अब तू घबरा मत। आज तेरा पहला दिन है, गलती हो जाती है। मुझे क्या पता था कि मम्मी यहाँ रोज साड़ी पहननी पड़ेगी और मुझे ये साड़ी पहननी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं संजना से कह देती हूँ, वो तुझे साड़ी पहनना सिखा देगी। और आज सीख लेना साड़ी पहनना, फिर कल से खुद साड़ी पहनकर बाहर आना। अपना मुंह लटकाकर दिव्या संजना के कमरे में जाती है और पहला सवाल यही करती है कि ये सब क्या हो रहा है। जब मुझे देखने आई थी तो माहौल बिल्कुल अलग था और अब तुझे देखने मैं आई थी। नहीं ना, इस घर में यही होता है। देवरानी जी, मुझे भी यही कहकर घर में लाया गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, खैर एडजस्ट तो करना सीख ही जाओगी तुम। दिव्या को अपनी सास का ये बदलाव बिल्कुल भी रास नहीं आता और वो सीधा अपनी माँ को फोन करती है। एक दिन नहीं हुआ और अभी तुझे ससुराल में चुगलियाँ करने का मौका भी मिल गया। ऐसे घर बनता है क्या? वैसे भी उस घर संजना को छोड़कर तू अपनी सास से अपनी बात बना के रख। जेठानियों का तो काम होता है देवरानियों को डराने का। जा रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जा। अपनी माँ की बात सुनकर वो खुद को फिर से तैयार करके किचन में ले जाती है। बताओ, डब्बे में तो रिफाइंड ही नहीं है। पहले तो मैं रिफाइंड निकालती हूँ। जैसे ही दिव्या रिफाइंड का पैकेट निकाल कर काटने जा रही थी, तभी रेखा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे बहू, अभी हो जाता ना सत्यानाश। अरे बहू, हमारे घर में रिफाइंड से खाना नहीं बनता, हम तो मस्टर्ड ऑयल से खाना बनाते हैं। यहाँ रिफाइंड तो मेहमानों के लिए रखा है, साल में एक पैकेट बहुत है। अरे खाता ही कौन है? अरे बताओ, अभी तुम इसे फाड़ देती, इसमें खाना बना देती तो बेकार ही तेरे ससुर जी का मूड ऑफ हो जाता। पहला दिन है, सीख जाएगी धीरे धीरे। अपनी सास की बात मानकर दिव्या मस्टर्ड ऑयल से ही सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। उसके बाद सारे लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह में दिव्या सीधे अपनी जेठानी के पास जाती है और उससे कहती है, इतनी उंगलीबाजी आपका दम नहीं घुटता है क्या भाभी? घुटता तो है, पर क्या कर सकते हैं। मैं मम्मी जी को हर चीज में उंगली करने की आदत है तो क्या करें, ये उनका नेचर है। और तुम्हारे जेठ जी, वो तो मम्मी जी की कही हुई सारी बातों को मानते हैं। मैंने कुछ सोचा है, अगर आप मेरा साथ देती हैं तो मम्मी जी की आदत को खत्म कर सकते हैं हम। पर उसके लिए आपको अपने मायके जाना होगा। कोई भी बहाना कर दीजिए, किसी की तबीयत खराब है या किसी की शादी है, कुछ भी, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाइए, मैं सब देख लूंगी। एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। ठीक है, मैं कोई बहाना देखकर मम्मी जी को कल सुबह ही अपने मायके निकल जाऊंगी। और अगली सुबह जब सभी लोग नाश्ते की टेबल पर होते हैं तो संजना कहती है, मम्मी जी, मेरे मामा की तबीयत खराब है। आप तो जानते हैं वो 80 साल के हो गए हैं। इस उम्र में तो जीवन का क्या ही भरोसा, इसीलिए वो मुझे देखना चाहते हैं। दिव्या तो घर का सारा काम सीख ही चुकी है। मेरी गैर मौजूदगी में दिव्या पूरे घर को संभाल लेगी। ठीक है बहू, ऐसी बात है तो तू मायके हुआ। वैसे भी हमने कभी तुझे रोका है? यहाँ संजना अपनी मायके निकल जाती है और वहाँ रेखा का पति और उनके बेटे सभी काम के लिए निकल जाते हैं। अपनी उंगली करने वाली आदत से मजबूर रेखा अपनी बहू के पीछे पीछे रसोई में जाती है। जैसे ही रेखा रसोई में जाती है, वैसे ही दिव्या रसोई से बाहर चली जाती है। अच्छा, तू कर ले काम, मैं नहीं आ रही तेरे पीछे पीछे। रसोई का काम निपटा के सीधा दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात को सब खाना खाने टेबल पर मिलते हैं तो दिव्या सबके लिए खाना निकाल कर लगाती है। ना किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ना कोई बात कर रहा था। सभी खाना खाते हैं और रात होने पर सभी रेखा को सभी की कमी महसूस होने लगती है। अगली सुबह जैसे ही सब काम पर निकलने लगते हैं, रेखा की घबराहट शुरू हो जाती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम, कितने बड़े घर में अकेले उसका मन लगे तो कैसे लगे। बस 1.5 दिन में ही रेखा की अकल ठिकाने आ जाती है और वो सीधा दिव्या के कमरे में जाकर बोलती है, हम तुझे झूठ बोलकर घर में लाए थे, इसीलिए नाराज है ना तू बहू? आप मेरी सास हो, मम्मी थोड़ी हो। जब तक माँ थी मैंने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। जब आप सास बनेंगी तो मुझे भी बहू बनना पड़ेगा ना। ये मत करना, वो मत करना, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी को भी परेशानी नहीं है और जेठ जी भी जब तक शुरुआत नहीं करते, जब तक आप नहीं बोलती। इससे पहले हमारे रिश्ते में और कड़वाहट पड़ जाए, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही चुप्पी साध लूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तुझे वैसा ही ससुराल मिलेगा जैसा तूने बताया था और जैसा हमने तुझे आज तक बताया है। कोई रोक टोक नहीं होगी। वो क्या है ना, मेरी सहेली की बहू शादी के दूसरे दिन आते ही सब पर हावी हो गई और घर में राज करने लगी। इसीलिए मैं डर गई थी कि कहीं मेरी बहुएं भी वैसी ना निकले, लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं है। मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी है। चल अब अपनी माँ से नाराजगी छोड़ दे। ठीक है मम्मी जी, फिर क्या मैं संजना भाभी को भी बुला लूं? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।
अरे कितना उदासी भरा दिन है, आलस आ रहा है। बहू, अरे ओ बहू, सीमा बहू, मेरे लिए एक कप जरा चाय तो ला दे। अभी लाती हूँ माँ जी। अरे ओ जानकी, अकेले अकेले ही चाय पियोगी क्या? अरे नहीं नहीं, आप सो रहे थे इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए ही चाय मंगा लेती हूँ। बहू, अरे ओ सीमा बहू, एक कप चाय अपने ससुर जी के लिए भी ले आना। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सीमा चाय और पकौड़ी बनाने लगती है और फिर अपने सास ससुर के लिए चाय और पकौड़े लेकर बाहर आती है। ये लीजिए, आ गई आपकी चाय और पकौड़े। जानकी और दीनानाथ चाय पी रहे होते हैं कि तभी फोन बजता है। हेलो पायल बेटा, तू ठीक है क्या? तेरी सास और मेरी सहेली रेखा हमारे घर आ रही है रहने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे पापा से बोल ही रही थी कि कितने उदासी भरे दिन आ गए हैं। चलिए 4 धाम की यात्रा ही कराते हैं। हाँ, जब मेरी सहेली घर आ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। चल ठीक, अब बाद में बात करती हूँ। कौन आ रहा है? किसकी बात कर रही हो? अरे पायल का फोन था, उसकी सास और तुम्हारी समधन आ रही है, रेखा आ रही है। अरे बहू इधर तो आ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करो। वो पहली बार हमारे घर आ रही हैं, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। अरे पायल की सास और मेरी सहेली रेखा आ रही है। पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना और उनके लिए कमरा अलग से साफ करवा देना और पूरे घर को इस तरह सजा लेना जैसे कि दिवाली हो। शाम को खाने की तैयारी कर लेना, मेरी सहेली को कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ बेटा, ध्यान रखना, हमारी समधन पहली बार हमारे घर आ रही हैं। ठीक है पापा जी, आप फिक्र मत करिए। सीमा पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है और कुछ देर के बाद, मम्मी जी मैंने पूरे घर की साफ सफाई करके पूरे घर को सजा दिया है। अरे हाँ, रेखा भी आती ही होगी। जा बहू, शाम के खाने की तैयारी कर। खाने में आलू की सब्जी, पूरी, मटर पनीर, दाल मखनी, रायता और जीरे वाले चावल, मीठे में खीर और गुलाब जामुन बना लेना। इतना सब कुछ? बहू सही कह रही है, इतना सब कुछ एक ही दिन में खिला दोगी क्या? अरे जो भी मैंने कहा है तुम वो सब बना लो। एक तो वो पहली बार मेरे घर आ रही है, ऊपर से उसे भी तो पता चले ना कि हमारी पायल कोई ऐसे वैसे घर की नहीं है। ठीक है माँ जी। सीमा जाकर किचन में खाना बनाने लगती है और उसे इतना कुछ बनाने में पूरे 4 घंटे लग जाते हैं और उस पर जानकी सीमा से बोलती है, अरे बहू, आज की तारीख में खाना बनेगा के नहीं? ये लो रेखा जी भी आ गई। आइए आइए, इसे अपना ही घर समझिए। अरे जानकी कैसी हो तुम? कितने साल हो गए, तुम तो वैसी की वैसी हो। और तू भी कौन सा बदल गई है, तू भी तो एकदम जवान है। फिर जानकी अपनी बहू सीमा को आवाज देती है, अरे सीमा बहू, देख बेटा, रेखा आंटी आ गई, पानी लेकर आओ। तभी सीमा रेखा के लिए पानी लेकर आती है और आते ही उसे प्रणाम करती है और उसके पैर छूने लगती है। अरे बैठिए ना रेखा जी, खड़ी क्यों हैं आप? भाई साहब भी बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही गबरू जवान हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और दीनानाथ थोड़ा शर्माने लगता है। आइए आंटी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप हाथ मुँह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो बहू? जाओ तुम जाकर चाय और पकौड़ा बना लो, मैं छोड़ आता हूँ रेखा जी को उनके कमरे में। अरे हाँ बहू, तुम जाकर चाय पकौड़ी बनाओ, तुम्हारे ससुर जी रेखा को कमरे तक छोड़ आएंगे। उसके बाद सीमा किचन में जाकर चाय और पकौड़े बनाने लगती है और दीनानाथ रेखा को उसके कमरे में छोड़ कर आता है। अरे वो सीमा बहू ने तो घर बहुत अच्छे से सजाया है और एक मेरी बहू पायल है जो एक काम को कहो तो उसके सर में दर्द होने लगता है, आलसी कहीं की। रेखा फ्रेश होकर कमरे से बाहर आती है तो सीमा सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आती है। अरे इतनी जल्दी तुमने इतने सारे पकौड़े बना लिए? जी आंटी जी। अरे मेरी बहू बहुत फुर्तीली है, हर काम बहुत जल्दी और अच्छे से करती है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। आपने अपनी बहू को बहुत टाइट करके रखा है, थोड़ा बहुत काम अपनी बेटी को भी सिखा देती, सारा दिन बस सोती ही रहती है। रेखा की बात सुनकर जानकी थोड़ा अटपटा जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सीमा से इतना काम करवाना उन पर भारी पड़ जाएगा और उन्हें ताने सुनने को भी मिलेंगे। तो जानकी हंसती हुई कहती है, अरे वो क्या है ना, पायल एकलौती होने के कारण उसके पिताजी ज्यादा उससे काम नहीं करवाते थे। अरे सीमा भी तो अपने माँ बाप की एकलौती बेटी है ना शायद? जी आंटी जी। फिर जरूर सीमा के माता पिता ने शादी से पहले उससे बहुत काम करवाया होगा, तभी वो इतने अच्छे से घर संभाल रही है। अरे रेखा जी, किन बातों में पड़ गई आप? चाय पी लीजिए, फिर सीमा खाना लगा देगी। हाँ, भूख तो
मुझे भी बहुत तेज लगी है और थक भी गई हूँ, खाना खाकर सो जाऊंगी। जानकी अपने मन में सोचती है, चाय पकोड़े पर इतना सुना रही है, ना जाने टेबल पर क्या करेगी। खैर थोड़ी देर बाद सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। जैसे ही सीमा सबके लिए खाना लेकर आती है। इतना सब खाना क्या होटल से मंगवाया है? नहीं आंटी जी, ये खाना मैंने बनाया है। तुमने अकेले इतना सारा खाना बना लिया? और एक मेरी बहू है जिसे दाल रोटी बनाने में भी नानी याद आ जाती है, और एक तुम हो जिसने इतना कुछ अकेले ही बना लिया। अरे रेखा, ये सब छोड़, तुझे भूख लगी थी ना, खाना खा ले। हाँ खाती हूँ। रेखा खाना खाती है और सीमा की तारीफ करती है। सीमा बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है और मन तो करता है कि तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। खाना खाने के बाद रेखा अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी वहाँ सीमा दूध का ग्लास लेकर आती है। आंटी जी, दूध पी लीजिए। अरे जीती रहो बहू। रेखा दूध पीने लगती है और सीमा तब तक वहीं खड़ी रहती है। तो रेखा बोलती है, अरे बहू खड़ी क्यों है, तू भी बैठ जा। सीमा बैठ जाती है। उसके बाद सीमा रेखा के पैर दबाने लगती है। अरे ये क्या कर रही है बहू? आंटी जी, आपके पैर दबा रही हूँ। आप सफर से आई है ना, तो अगर मैं आपके पैर दबा दूंगी तो आपको नींद आ जाएगी। आप सो जाइए। सीमा रेखा के पैर दबाने लगती है तो रेखा को जल्दी ही नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह। अरे सीमा बहू, तूने तो रात में ऐसे पैर दबाए कि मैं तो बेखबर होकर सो गई। पायल बहू तो कभी मेरे पैर भी नहीं दबाती। जानकी अपने मन में सोचती है कि बेकार ही रेखा घर आ गई और ये तो उसकी बेटी की ही बुराई करी जा रही है। अरे मुझे क्या ही जरूरत थी सीमा से इतना काम करवाने की। माँ जी और आंटी जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे बहू, आलू के पराठे बना ले। ठीक है मम्मी जी। सीमा आलू के पराठे बनाती है और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी भी बनाती है। फिर वो सबको नाश्ता करवाती है और नाश्ता करने के बाद वो घर का सारा काम करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपनी ननद की सास की बहुत सेवा करती है और उन्हें अच्छी पकवान भी बनाकर खिलाती है। फिर एक दिन, अरे बहुत दिन हो गए जानकी, अब मुझे चलना चाहिए। अरे इतने सालों बाद मिली है, इतनी भी क्या ही जल्दी है तुझे जाने की। हाँ बहन जी, इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना। अरे नहीं, बहुत दिन हो गए और वैसे भी घर अकेला नहीं छोड़ सकती ना। मैं जाऊंगी तभी तो आपकी पायल आ सकेगी यहाँ पर। मतलब मैं समझी नहीं। अरे मैं कल पायल को यहाँ भेज दूंगी और सीमा बहू तू अपनी तरह उसे खाना बनाना सिखा देना और उसे घर संभालना भी सिखा देना, सास की सेवा करना और सबको सिखा देना। ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर दूसरे दिन ही रेखा अपने घर चली जाती है और घर पहुँचते ही अपनी बहू को मायके भेज देती है।